ऐसा आप सभी के साथ बड़ी खबर इस वक्त स्मार्ट मीटर के हवाले से। स्मार्ट मीटर के खिलाफ लोगों की नाराजगी देखने को मिल रही है। सीडोव के लोगों ने जोरदार एहतजाज किया है। सीडोव एक गरीब और दूर दराज का गांव है। बिजली सप्लाई बेहतर बनाने की लोगों से अपील है। लोगों की मांग है कि उन्हें नजरअंदाज न किया जाए। शोपियां के सीडोव गांव के बाशिंदों ने अपने इलाके के स्मार्ट मीटर बिजली लगाने के खिलाफ एहतजाज किया है और एहतजाज कर रहे लोगों का कहना है कि सीडोव एक गरीब और दूर दराज का इलाका है जहाँ पे आमदनी के जराए बहुत महदूद हैं। उनका कहना है कि स्मार्ट मीटर लगने से उनके ऊपर माली बोझ पड़ेंगे और ज्यादा खानदान यहाँ पे ज़राअत से जुड़ा हुआ है। दिहाड़ी मजदूरी पे टिका हुआ है और गांव वालों ने कहा भी है कि इलाके में बिजली की सप्लाई पहले से बहुत ज्यादा खराब है। ऐसे में बुनियादी सहूलियात बेहतर बनाई जाए, बिना स्मार्ट मीटर लगाए फैसला किया जाए। एहतजाजियों ने इंतजामिया से मांग की है कि इस फैसले को वापस लिया जाए और आवाम से मशवरा भी किया जाए। साथ ही चेतावनी दी कि उनकी अगर मांगे पूरी नहीं हुई, इश्यूज को नजरअंदाज किया गया तो एहतजाजों में तेजी लाई जाएगी। बिल 300 रपे मगर हेको न 300 रपे बिल भर कहें वन अगर यो तन पे मीटर लागन तन पे जाए मीटर लोग तन पे मीटर मगर यमो हाज वंज मंदस मज मीटर हेको वन आज अनिस जुन वुन कहें कहें सह बिल क्या करो आज वंदस मज यमो हाज अनिस मीटर मगर आज हेको मीटर लगित ये कहें अ गुजार कहें गुजार हेको न मीटर वीटर ये लगित कहें तन मीटर लागो मगर गुजार तूत बरो फीस ताकत तूत बेरोजगार काल सुन बत। सिंपल एक गुजारिश है इस सरकार से कि लोगों ने आपको वोट दिया है इसलिए कि आप आवाम के लिए राहत पैदा करें, लेकिन आपने जो है इस मीटर का जो बोझ इस आवाम पर डाल दिया है। हालांकि अफसोस ये है कि आपका नाम अब आंटी मीटर पड़ गया है कि आपकी आंटी जो करोड़पति है, जो अरबपति है, उसको आप सदैव की माँ से, सदैव की बहन से जो कंपेयर करेंगे तो ये आप पे अफसोस होगा कि अगर आप बिजली मुफ्त नहीं दे सकते हैं, अगर 200 यूनिट जिसका आपने वादा किया है एक गरीब से, एक नादार से, तो आपको सरकार में रहने का कोई हक नहीं है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर और पुलवामा में MLA वहीदुर्रहमान फराह ने जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 311 के मुबैना गलत इस्तेमाल पर तशवीश का इजहार किया। खासतौर पर आज 5 सरकारी मुलाजमीन की बर्खास्ती के मामले को लेकर के आवाज़ उठाई। वहीदुर्रहमान फराह ने कहा कि अगर किसी के खिलाफ ठोस सबूत मौजूद नहीं है तो मुकम्मल कानूनी अमल अपनाया जाना चाहिए। नौकरियाँ देने के बदले यहाँ मुलाजिम को टर्मिनेट किया जाता है किसी न किसी बहाने। कभी रिजर्वेशन के हवाले से यहाँ के लोगों को सिस्टम से निकाला जाता है, कभी पॉलिटिकल रीजंस की वजह से। और अब ये नया प्रोसेस है अंडर 311 द मिसयूज ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट अदर्स आर बीइंग यूज्ड टू टर्मिनेट कश्मीरी एम्प्लॉयज़। अनफॉर्चुनेट है कि पूरे मुल्क में ये 311 का मिसयूज़ या इस्तेमाल कहीं नहीं किया जाता है, सिलेक्टिवली कश्मीर में किया जाता है। मुझे बताइए ACB के केसेस देखिए, क्या जम्मू में करप्शन नहीं है? पूरे ACB में आप देखेंगे किसी भी जगह सिलेक्टिवली कश्मीर में इस्तेमाल किया जाता है। CBI को सिलेक्टिवली कश्मीर में इस्तेमाल किया जाता है, NIA को, SIA को, SIU को। ऑल इंस्टीट्यूशंस आर बीइंग यूज्ड अगेंस्ट द लोकल्स हियर एंड नाउ द Article 311 is also invoked continuously to terminate employees of Kashmir. अगर लोगों की इन्वॉल्वमेंट आप इन्वेस्टिगेट करिए, आप उनको मौका दीजिए, आप उनसे सवाल जवाब करिए, उसके बाद टर्मिनेट करिए अगर उनके खिलाफ कोई चीज़ होती है। आगा मुंतज़िर मेहदी ने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के क़याम को लेकर के हुकूमत पर सवाल उठाए। सोशल मीडिया और लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आगा मुंतज़िर ने कहा कि अक्टूबर 2025 में बडगाम ज़िमनी इंतख़ाबात के दौरान जम्मू कश्मीर असम्बली के फ्लोर पर खुद CM उमर अब्दुल्ला ने ऐलान किया था कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ओमपुरा बडगाम में कायम की जाएगी। आगा मुंतज़िर ने कहा कि CM के हालिया बयान से ऐसा लगता है कि एक बार फिर से बडगाम को धोखा दिया जा सकता है। उन्होंने साफ कहा है कि यूनिवर्सिटी की बडगाम की ज़मीन तय की गई थी और वही बरकरार रहनी चाहिए, वरना बडगाम के अवाम सड़कों पर उतरने पर मजबूर होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक वादी में कहीं भी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के लिए जगह फाइनल नहीं की गई। इसके अलावा आगा मुंतज़िर ने मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी बडगाम कैंपस का मुद्दा उठाते हुए कहा 2011 में पटवाओ बडगाम में इस कैंपस का इफ्तिताह भी उमर अब्दुल्ला ने किया था, लेकिन इसके बाद कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, जो बडगाम के साथ नाइंसाफी है। वो वादा ये था कि जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जम्मू कश्मीर में एस्टेब्लिश करनी है, उन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ असेंबली ये कहा था कि हम ये ओमपुरा बडगाम में हमें एस्टेब्लिश करेंगे, उनका फैसला था। हालांकि बडगाम के लोगों को का ये तलख तजुर्बा था मौलाना आज़ाद उर्दू नेशनल यूनिवर्सिटी के हवाले से। जैसा कि आप जानते हैं कि 2010 में
उसकी फाउंडेशन स्टोन ले हुई पाटवा में, मगर उसके बाद वो फाउंडेशन स्टोन से आगे नहीं चला वो प्रोजेक्ट। मगर चूंकि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने ये वादा ऑन द फ्लोर ऑफ असेंबली किया था, ये उन्होंने किसी पॉलिटिकल जलसे में नहीं किया, न कि पार्टी मीटिंग में किया, बल्कि एक ऐसे फोरम पर उन्होंने ये ऐलान किया, ये वादा किया था, जिस फोरम को इस वक्त जम्मू कश्मीर के लोग एतमाद की नज़र से देखते हैं, एज अ गार्डियन की नज़र से देखते हैं। मगर कल कहीं पर वो मीडिया के साथियों से बात कर रहे थे, तो एक सवाल में उन्होंने कहा कि हाँ, नेशनल यूनिवर्सिटी के हवाले से प्रपोजल है, मगर अभी वो डिसाइड उन्होंने नहीं किया है कि इसका क़याम कहाँ पर होगा। रामसू में डीडीसी काउंसिल और कांग्रेस के साबिक सीनियर लीडर बशीर अहमद नाइक की बीजेपी ज्वाइन करने के बाद बानिहाल शहर के पहले दौरे पर बीजेपी दफ्तर में जोरदार पुरजोश इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर पार्टी कारकुनान हामियों ने खिताब करते हुए बशीर नाइक ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी और बीजेपी हुकूमत की आवाम दोस्त सियासत में मुतासर होकर के उन्होंने कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन की है। उन्होंने यकीन जाहिर किया कि मौजूदा हुकूमत की तरक्की और वेलफेयर पॉलिसी से दूर दराज और पहाड़ी इलाकों में भी मुस्बत तब्दीली आएगी। बशीर नाइक ने इलाकाई सियासत और सियासी जमातों पर तंज कसते हुए कहा कि तकरीबन 5 दहाई की हुक्मरानी के दौर में नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी चिनाब वैली खास तौर पर दूर दराज और पहाड़ी इलाकों के अवाम को बुनियादी सहूलियात देने से नाकाम रही है। और हमने हमेशा ये झंडियां ही उठाने का काम नहीं किया, हमें अपनी बहन बेटी के कुछ हिस्से भी हमारे पास हैं। मैंने एम्बुलेंस गाड़ी दी, वो भी भाजपा सरकार ने दी, नहीं तो हम कांधे पर उठा के लाते थे। मैं कैसे भूल जाऊं, जबकि 60 साल के लोगों ने हमें 60 रुपए का काम नहीं दिया, ना रोजगार दिया। तो हम बदल गए, हमारी टीम बदल गई, भाजपा के मैनिफेस्टो पर हम आए हैं और उम्मीद आगे भी है। अगर 50% उन्होंने हमारे 5 साल के टर्नओवर में किया, 50% मिलकर पूरी टीम करेंगे। चाहे खड़ी का काम है, चाहे बनाल का काम है, नील का काम है, सुमर हड़ोक का काम है, पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी गूल अरनास का काम है, जो गूल है अरनास नहीं गूल। तो हम मिलकर टीम बनाकर हर इलाके में जाएंगे। पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी की तरफ से हम मुबारकबाद देंगे। ये देश की सबसे बड़ी पार्टी के साथ मिला है। इससे जब पता लगा कि एनसी तो कुछ करने वाली है ही नहीं, कांग्रेस तो कुछ कर ही नहीं सकती, उसका तो खाता ही खत्म हो गया। अगर करेगी तो वो देश की सबसे बड़ी पार्टी है, श्री नरेंद्र मोदी जी की, जो हर गरीब का विकास चाहती है, हर गरीब का भला चाहती है, हर यूथ का एक अच्छा विजन देती है। तो मेरा मानना यही है कि मैं अपने ओर से और अपने पूरे मंडल की ओर से बशीर साहब का हमने तहदिल से बधाई दी, ताकि इन्होंने जो इलाके में अभी काम पेंडिंग है, अच्छे स्कूल को बनाना है, अच्छे हेल्थ फैसिलिटी को बनाना है, तो मैं बशीर साहब को मुबारकबाद दूंगा कि इन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। इंशाल्लाह हम मिलके दोनों भाई अपने इलाके की तामीरी, तरक्की और खुशहाली और भाईचारा कायम दायम रखेंगे। जय हिंद, जय भारत। पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट के सदर और साबिक वजीर हकीम मोहम्मद यासीन ने तमाम सियासी जमातों से अपील की है कि तफरीक और इलाकाई सियासत से ऊपर उठ करके जम्मू कश्मीर की तरक्की और मुकम्मल बाइज्जत स्टेटहुड की बहाली के लिए मिलकर काम किया जाए। एक बयान में हकीम यासीन ने कहा कि तफरीक की सियासत ने पहले ही जम्मू कश्मीर को भारी नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि सियासी गलतियों की वजह से लद्दाख अलग हुआ और अब जम्मू को अलग करने की मांग उठनी नाकाबिल कबूल है, क्योंकि इससे जम्मू कश्मीर की एकता, सलामती और तारीखी पहचान को खतरा है। हकीम यासीन ने कहा कि ऐसी तफरीक की बात न की जाए, कश्मीर की कौमी और सलामती इंटरनेशनल साख को नुकसान पहुँचने का सख्त खतरा बताया जा रहा है। जिला मजिस्ट्रेट पूंछ अशोक कुमार शर्मा ने अवाम की हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में ट्रैकिंग और हाइकिंग और कैंपिंग पर सख्त पाबंदी का हुक्म जाहिर किया है। ऑर्डर में कहा गया है कि खुफिया इनपुट और सिक्योरिटी खदशात को देखते हुए फैसला लिया गया ताकि किसी भी तरह के नाखुशगवार वाक़े से बचाया जा सके, अवाम की जान माल की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके।
उधर रामबन फॉरेस्ट डिवीजन के कासकोट इलाके में कंपार्टमेंट नंबर 43 में आज एक बार फिर से जबरदस्त आग भड़क उठी। बताया जा रहा है कि कल शाम 6 बजे आग पर काबू पा लिया गया था, लेकिन आज दोपहर 1 बजे तेज हवाओं की वजह से उसी कंपार्टमेंट के एक हिस्से में आग दोबारा पकड़ ली। फिलहाल आग की इतला मिलते ही रेंज ऑफिसर बनिहाल ख्वाजा राशिद वाहिद अपनी टीम के साथ पहुंचे। आग बुझाने के दौरान दुश्वारियां हुई। पथरीले इलाके में काम करते हुए खुद रेंज ऑफिसर समेत कई फॉरेस्ट मजदूर जख्मी हुए। सबसे बड़ी परेशानी ये रही कि फॉरेस्ट स्टाफ के पास आग बुझाने के जदीद साजो सामान मौजूद नहीं है। मजबूरी में फिलहाल मुलाजमीन हरी टहनियाँ और देसी तरीक़ों से ही आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि मुशाहिदीन के मुताबिक टीम के लगातार मेहनत से अब तक तकरीबन 95% जंगल के इस हिस्से को बचा लिया गया है। बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ है। हम रिक्वेस्ट करते हैं एलजी साहब से कि जो इनके पास फायर बॉल्स होनी चाहिए थी, डिपार्टमेंट के पास गैस होनी चाहिए थी। गार्ड साहब से मैंने बात की थी, फॉरेस्ट वालों से, वो लगे हैं लेकिन उनके पास कोई सामान नहीं है। कोई डंडे हैं, डंडों और मिट्टी से आग बुझा रहे हैं, कोई कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो रिक्वेस्ट करते हैं एलजी साहब से, इनके पास सामान होना चाहिए, कोई भी मतलब फायर बॉल्स है या कोई गैस सिलेंडर है, तो तब जाके आग आप पे काबू हो सके। तो इसलिए हम चाहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं एलजी साहब से, डिपार्टमेंट को ये सामान होना चाहिए। तो बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ है। ये ग्रीन सोना है, ये पब्लिक के लिए फ़ायदा है जंगलात। इस वक्त हम मौजूद हैं बनिहाल के दूर दराज फॉरेस्ट एरिया कासकोट में, और जहां हम इस वक्त मौजूद है इस एरिया को आलिंडार के नाम से जानते हैं। और मेरे पीछे जो फॉरेस्ट एरिया आप देख रहे हैं, यहाँ पिछले 2 दिनों से लगातार आग नमूदार हुई, जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कत करनी पड़ी फॉरेस्ट मुलाजमों को। और कल 6 बजे तक इन्होंने आग पे काबू पा लिया था, लेकिन रात को तेज़ हवाओं की वजह से जो है फिर एक बार आग भड़क गई और आज पूरा दिन वो आग चलती रही। और सामान न होने के कारण जो फॉरेस्ट मुलाजमीन है पूरे रामबन डिस्ट्रिक्ट की अगर मैं बात करूँ, तो इनके पास कोई भी साजो सामान डिपार्टमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से नहीं है, जिसकी वजह से ये आग पे काबू कर पाएंगे। जब भी यहाँ आग लगती तो हमने ये चीज़ देखी है, फॉरेस्ट मुलाजमीन जो है 30-30, 40-40 लोग एक साथ जाके डंडों से, हाथों से आग बुझाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग इसमें जख्मी भी हो जाते हैं। जिस तरीके से आज इस आग की वारदात में बहुत सारे ऐसे मुलाजिम जो है वो जख्मी हुए, लेकिन इनको रात या दिन हो, जंगल में जब आग लगती है तो ऑर्डर ऐसे होता है वहाँ पे इनको पहुँच के जो है खाली डंडू और जो सब्ज टहनियाँ होती उस पे आगे बुझाते हैं, जो काफ़ी मुश्किल होता है। अगर आज की प्रशासन, यहाँ की सरकार जो है, जिस तरह दूसरे मुल्कों में होता है, जैसी आग लग जाते हैं उनके पास वो साजो सामान होता है, फायर बॉल्स होते हैं या जो गैस आग बुझाने वाले होते हैं, ऐसे उपकरण अगर इनको दिया जाए तो ये कहीं ना कहीं इस आग पे कंट्रोल करने की जो कोशिश करते हैं वो कामयाब हो जाएगी। इस बात पर जब एक बार जो फॉरेस्ट के मिनिस्टर भी यहाँ, उनसे हमने बात की तो उनसे भी ये सवाल हमने कहा था कि यहाँ पे मुलाजमों के ना गाड़ी है ना कोई सामान है। उन्होंने कहा यहाँ के जंगल में रोड नहीं है, यहाँ हम पॉन्ड बनाएंगे। तो सरकार किस हद तक ऐसे इस सरसब्ज सोने को, जो करोड़ों खरबों अरबों का नुकसान होता है, कि कब ये सरकार को समझ में आएगी और इसको बचाएगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल हमारे साथ रेंज ऑफिसर बानिहाल राशिद वाहिद है, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। रेंजर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से ज़िला रामबन के बनिहाल में आग लगी, कल भी आग लगी थी, 6 बजे आप लोगों ने मेहनत करके बुझाई, लेकिन रात को बहुत तेज़ आग लगी, जिसमें हमने देखा बहुत दूर से भी दिख रहा है काफ़ी इलाका जो है आग की चपेट में आए। तो कहाँ तक कंट्रोल हुआ, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कल जो आग लगी थी उसी वक्त जैसे हमारे पास, आपको पता है कि हमने जॉइंट कंट्रोल रूम बनाया है, जिसमें फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स, सोशल फॉरेस्ट्री, हमारा कंट्रोल रूम और क्या नाम है, दीगर जितने भी फॉरेस्ट विंग्स हैं उसमें शामिल हैं जी। तो उसमें हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप, और उसमें जैसे मैसेज पड़ती है तो हमारी जितनी भी पार्टी है वो बिल्कुल तैयार रहती है। कल जैसे ही मेरे पास इतला पहुंची तो मैंने मैसेज डाली उस पर और लोगों को फ़ोन भी किया, और उसी वक्त हमारी पार्टी तकरीबन 20 से 25 के करीब लोग वहाँ पर हम पहुँच गए। और ये जो आग लगी हुई थी, ये बेसिकली ग्राउंड फायर है। ग्राउंड फायर क्या होता है कि ये जो चिल्लतर पड़ता है, ये जो पत्ते वत्ते होते हैं, इसमें आग लगती है। तो अल्लाह का करम रहा कि हमारे पेड़ों को, जो पेड़ों में आग नहीं पकड़ी।
तो ग्राउंड फायर था, तो हमने उसमें क्या नाम है, कंट्रोल्ड फायर करके, मतलब अगर किसी जगह आग लगी थी तो हमने उसको चारों तरफ से कंट्रोल फायर करके उसी इफेक्टेड एरिया के चारों तरफ से हमने वो खींचा, जैसे वहाँ तक आग पहुँची और आग आगे नहीं बढ़ी। तो 6 बजे के करीब हमने उसको पूरा कंट्रोल कर दिया। अब सुबह मुझे लगता है 12 साढ़े 12 बजे के करीब मेरे पास इत्तला मुझे कि धुआं उठ रहा है। उसी वक्त मैंने अपनी गाड़ी उठाई और मुलाजमों को साथ उठाया, और यहाँ पर जो हमारे इस ब्लॉक के जितने भी मुलाजमीन थे वो पहुँच गए। तो क्विकली हम यहाँ पर पहुँच गए। ये आपको दिख रहा है यहाँ पीछे जो इस वक्त थोड़ा धुआं भी दिख रहा है। तो यहाँ पर हम पहुँच गए। तकरीबन 3 घंटे की सफाकत हमने की और वहाँ पर पहुँचकर हमने वहाँ कंट्रोल किया। मैं खुद भी पार्टी के साथ था। आई वाज हेडिंग द पार्टी। तो वहाँ पर पहुँच गए तो हमारे कुछ मुलाजमीन भी थोड़े फिसल गए कि बहुत सारे लोग ज़ख्मी भी हो गए। मेरे इस टांग में भी लगी है जी। तो अल्लाह का करम है कि चलो हमारी ये जो कुर्बानियाँ हैं ज़ाया नहीं हुई। तो हमने बहुत सारा जंगल जो है, बहुत सारे पेड़ जो है, जो सबज सोना है, उसको बचाने में हम कामयाब रहे। जैसे आपने भी देखा कि कितनी कोशिश हम कर रहे हैं। तो आपने भी वीडियोस लिए हैं, तो आपने खुद देखा कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो आपका एक सवाल था कि हमारे पास ऐसे उपकरण मौजूद नहीं है। लकीली मैं आपको खुशखबरी देना चाहता हूँ, हमें CCF साहब की तरफ से उपकरण वहाँ पर आए हुए हैं। तो चूंकि यहाँ पर आग इस वक्त भड़की हुई है, तो 2 दिनों से तो मुझे इतला आई है कि वहाँ पर हमारे लिए कुछ उपकरण आए हैं, इंस्ट्रूमेंट्स आए हैं, जिसकी वजह से हम फॉरेस्ट फायर को काबू कर सकते हैं। यानी कि जो जिसमें जो आग को काबू करने वाले एक फायर बॉल होता है या कुछ गैस टाइप का होता है, अगर वो आपके पास आ जाएगा, आप डिपार्टमेंट के पास, तो कहीं ना कहीं कंट्रोल हो सकता है। तो ऐसा देखिए, आपका बिल्कुल आपका कहना सही है। अगर फायर बॉल्स हमारे पास आ सकते हैं, जैसे अगर उस जगह पर आग लगी हुई हो जहां पर हम पहुंच नहीं सकते हैं, अगर हम वो फायर बॉल वहां पर फेंक के आ जाए जी, तो क्या होता है, जैसे वहां आग आई तो उसके सेंसर लगे होते हैं। जैसे ही आग उसके पास आ जाएगी वो फट जाएगा। और उसके फटने से क्या होता है कि एक मतलब 100 मीटर के दायरे में, उसका जो 100 मीटर का दायरा है, उसमें जहां तक आग लगी होगी वो उसको बुझा देगा। वो चीज़ नहीं है, लेकिन वो चीज़ आश्वासन दिया हुआ है। देखिए, ऐसे इंस्ट्रूमेंट आने में थोड़ी दिक्कत आ जाती है। फंड्स का भी वो कोई सिस्टम होता है। तो हमारे फॉरेस्ट मिनिस्टर साहब ने भी एक अच्छा प्लान बनाया हुआ है कि मतलब एक कंटिन्यूस प्लान होता है ना। जैसे उन्होंने बोला है कि हम फॉरेस्ट जहाँ जहाँ है वहाँ पर हम क्या करेंगे कि मतलब वाटर सोर्सेस रखें, हाँ, पॉन्ड्स बनाएंगे, कुछ बनाएंगे, ताकि अगर किसी भी जंगल में आग लगती है तो हमारे पास पानी मौजूद होगा। क्योंकि यहाँ पर तो फायर ब्रिगेड तो आ ही नहीं सकता है, फायर एक्सटिंग्विशर्स पहुँच नहीं सकते हैं। तो अगर हमारे पास वहाँ पर पानी अवेलेबल होगा तो तुरंत हम उसको उस पानी से बुझा सकते हैं। एक अच्छा प्लान है वो, आप इसको माने या ना माने, एक बहुत अच्छा प्लान। आज की आग है ये कंट्रोल में आ गई, बिल्कुल आ गई है। आपके क्या खुद बुझा रहे हैं। अब मैंने पार्टीज को इसलिए वहां पर रखा हुआ है, मैं खुद नीचे इसलिए नहीं आया, मैं इसलिए नहीं आया जब मैं पूरा संतुष्ट हो गया। अब कहीं कहीं चिंगारियां होती हैं, उनको बुझाने के लिए वहां पर अगर आग आपने देखा होगा कितनी आग थी। वो किसकी वजह से? हवा बहुत ज़्यादा चल रही थी, उसकी वजह से हमने प्रोटेक्टिव मेजर्स के तहत इन पार्टियों को वहाँ पर हमने रोका हुआ है, ताकि अगर रात को कहीं आग लगती है तो वो तुरंत उस पर काबू पाए। ये थे हमारे साथ रेंज ऑफिसर बनिहाल रासिक वहीद, जिन्होंने अभी कहा कि अभी जो पार्टियां वहाँ पे है, जिस एरिया में आग लगी है, तो अभी भी फॉरेस्ट के मुलाजिम वहाँ पे कुछ पार्टियां हैं, ताकि आने वाले टाइम में अगर हवा उड़ जाती है तो आग मज़ीद ना बढ़ के, इसके लिए वहाँ पे पार्टी को रखा गया और फिलहाल जो है आग पे काबू कर लिया गया है। मैं खुर्शीद अहमद, जी मीडिया के लिए, बनिहाल से। सिक्योरिटी फोर्सेज ने अनंतनाग जिले के मुख्तलिफ इलाकों में कार्डन एंड सर्च ऑपरेशन चलाया है और यह ऑपरेशन रूटीन सिक्योरिटी इंतजाम के तहत खासतौर पर इनपुट्स मिलने के बाद शुरू हुए। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने सख्त निगरानी रखी, जबकि आम लोगों को कम से कम परेशान होने दिया। उधर लद्दाख ताइक्वांडो टीम को सेकेंड फेडरेशन कप ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2025-26 के लिए आज SAI सेंटर करगिल से रवाना किया गया और टीम को जिला प्रोग्राम अफसर ICDS करगिल
नरगिस बानो ने ऑफिशियली तौर पर रवाना किया। इस मौके पर लद्दाख ताइक्वांडो एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी इनायत अली और दीगर हजरात यहाँ पे मौजूद रहे। फिलहाल लद्दाख के तमाम तर खेलों में बुनियादी तौर पे उन्हें बढ़ावा देने के लिए इंतजामिया और जिम्मेदारान लगे हुए हैं। हिंदुस्तानी फौज और जाबाज कुर्बानियों से भरे हुए सिपाही और खराज अकीदत पेश करने वाले वो तमाम तर लोग मुल्क भर में 10वां वेटरन्स डे मना रहे हैं और इसी सिलसिले में आर्मी के नॉर्दर्न कमांडर की तरफ से सरहदी जिला राजौरी में 2 रोज़ा ग्रैंड एक्स सर्विसमैन रैली का इनेकाद किया गया था और ये मेगा रैली राजौरी के एडवांस लैंडिंग ग्राउंड में मुनक़िद हुआ था और LOC के करीब ये इलाका वाक़ है। इस रैली में नॉर्दर्न कमांड के तहत आने वाले तमाम इलाकों के रिटायर्ड फौजी, वीर नारियां और उनके ख़ानदान के अफराद ने शिरकत की। मुबारकबाद देता हूँ जो आज मेगा एक्स सर्विसमैन रैली राजौरी में 10वीं बार वेटरन्स के लिए हुई और बहुत सारे लोगों को स्कूटीज़ प्रदान की गई, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स प्रदान की गई और ऐसी ऐप का आज उद्घाटन हुआ है जस्ट विद अ क्लिक। उनकी पेंशन फैसिलिटीज़, बहुत सारी चीज़ों का उनको फ़ायदा होगा। मैं हिंदुस्तान की सेना का आभारी हूँ क्योंकि मैं इनमें से एक हूँ जो ऐसे कार्यक्रम उन्होंने 10वीं बार किए और बार किए और कोशिश करेंगे फ्यूचर में ऐसे अच्छे कार्यक्रम होंगे जिससे। देखिए, ये इवेंट्स इस चीज़ के लिए अच्छा है ताकि सभी को मालूम पड़ता है कि पहली बात तो कि कौन कौन से वेलफेयर इनिशिएटिव चल रहे हैं, कौन कौन सी रीसेटलमेंट स्कीम्स चल रही हैं, कौन कौन इस रीसेटलमेंट स्कीम्स में, वेलफेयर स्कीम्स में मदद कर सकता है हमारे वेटरन्स की। तो इन इवेंट्स में इसके बारे में हम दर्शाते हैं। एक्स ग्रेशिया नहीं है या जिसकी टांगे वगैरह नहीं है उनको स्कूटी वगैरह मिली गई है, तो इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ कि हमारी जो ये एक्स सर्विसमैन की रैली रखी है, इसके लिए मैं आर्मी का बहुत बहुत आभार। हमारे जज्बात जो फिर दोबारा से वही ताज़े हो जाते हैं। हमारे जो जितने भी ऑफिसर वगैरह आके मिलते हैं और हमें ऐसा लगता है कि जो कुछ हिंदुस्तान की आर्मी करती है ऐसी आर्मी वर्ल्ड के अंदर कोई भी नहीं कर सकता है, क्योंकि जो पेंशन जा चुके हैं उनको भी हर वक्त याद रखते हैं और उनको भी हर समय अपने साथ लेके चलते हैं। बहुत अच्छा है सर, हमारे को जो एक्समैन को ये बुलाते हैं तो हमारे को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मुड़कर ताजी फौज की याद आ जाती है। हमेशा ही हम फौज के बीच रहे हैं तो फौज के लिए हम काम करते हैं तो फौज के साथ ही रहकर खुश हैं। 10th वेटरन्स डे के मौका पर इंडियन आर्मी की तरफ से एक बड़ा मेगा एक्स सर्विसमैन रैली का इनाकाद किया गया था। इस वक्त हम LG ग्राउंड राजौरी में हैं जहां पे एक बहुत बड़ा मेगा इवेंट करवाया गया जिसमें तमाम एक्स सर्विसमैन राजौरी पुंछ के यहां पे मौजूद थे। तमाम जो ऑफिसर जो इंडियन आर्मी से रिटायर हो चुके हैं, इसके अलावा कैबिनेट मिनिस्टर सतीश शर्मा, GOC 25 इन्फेंट्री डिव के अलावा कई दीगर ऑफिसर, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन भी यहाँ पे मौजूद थी। इस मेगा रैली के अंदर आप देखें कि जो एक्स सर्विसमैन जो चल नहीं पाते हैं, जो हैंडीकैप हैं, उनके लिए स्कूटीज़, व्हील चेयर और तमाम दीगर जो सहूलियात हैं वो उन्हें यहाँ पे आज फराहम की गई हैं। एक बहुत बड़ा मेगा इवेंट यहाँ पे करवाया गया और जब हमारी बात यहाँ पे जो एक्स सर्विसमैन है उनसे होती है, चाहे वो बूढ़े हो चुके हैं लेकिन आज भी जोश उनका वही है जब वो सेना में भर्ती हुए थे और साफ तौर पर उनका ये कहना है कि आज भी अगर हमें दुश्मन देशों को मारने के लिए भेजा जाए, आज भी अगर हमें बॉर्डर पर तैनात किया जाए तो आज भी हम उसी तरह से दुश्मन का मुकाबला करेंगे जैसे कि हम ऑन ड्यूटी किया करते थे। अपने साथी अक्षय डोगरा के साथ राजौरी से जी मीडिया के लिए मैं अंकित केसर। मुल्क के दीगर हिस्सों के साथ साथ सरहदी जिला राजौरी में भी लोहरी का त्यौहार बड़े जोश खरोश और रवायती अंदाज में मनाया गया और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ढोल की थाप पर लोग झूमते नजर आए। फिलहाल इससे पूरा माहौल जश्न में डूबा नजर आया। लोहरी की खुशियों में इजाफा करते हुए लोगों को ग्रुप में अलग अलग जगह पे घर घर और दुकानों पर जाकर रवायती अंदाज में लोहरी और गीत सुनाए गए और मुबारकबाद दी गई। देश भर में लोहड़ी का त्यौहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी तरह से बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट राजौरी के अंदर भी आप देख पा रहे होंगे कि बैरून रियासत से आए हुए लोग यहाँ पे ढोल नगाड़े बजा रहे हैं। यहाँ पे मार्केट के अंदर निकले हैं ये लोग और यहाँ पे खूब इंजॉय कर रहे हैं, मजा कर रहे हैं लोहड़ी के दिन पर और लोगों की दुकानों पर जा रहे हैं, उनसे लोहड़ी ले रहे हैं, यानी कि उनसे पैसे और बाकी चीजें ले रहे हैं और क्या कुछ करते हैं ये लोग आज के दिन, लोहड़ी के दिन पे इनसे बात करेंगे।
अच्छा टप्पा आपके वहाँ पे जो लोहड़ी के दिन बोला जाता है वो बोलो। आपसे हम कुछ जानना चाहेंगे कि ये जो लोहड़ी का त्यौहार है, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इसकी सेलिब्रेशंस पंजाब में होती हैं। पंजाब में होती है, तो कैसे वहाँ पे लोहड़ी को मनाया जाता है? उसी तरह से जम्मू कश्मीर के रजौरी में भी मनाया जा रहा है, जम्मू कश्मीर के अलग अलग जगहों पर भी मनाई जाती है लोहड़ी। तो खासतौर पर आप इस लोहड़ी को और अच्छा बनाने के लिए क्या कुछ करते हैं? भाजी हम लोगों के घरों घरों में जाते हैं, ठीक है, एंटरटेनमेंट करते हैं, मतलब कि उनको नचाते भी हैं कि लोहड़ी का दिन है कि थोड़ी खास हो। ऐसे अपने फैमिली मेंबर में मनाते हैं ना हम, तो थोड़ा सा मतलब कि हो नहीं होता, मतलब कि अच्छा नहीं लगता। अगर सारे रल के मरते हैं ना, वहाँ पे बोली डालते हैं, भंगड़ा पाते हैं, नचते हैं, गाते हैं, उनकी एक यादगार रह जाती है कि हाँ भाजी फलाने थे, हम पंजाब से बंदे आए थे, यहाँ पे हमारे साथ नाच के गए थे लोहड़ी वाले दिन। तो यहाँ पे जहाँ पे भी आप जिसके भी घर पे गए, लोग कैसे कोऑपरेट करते हैं? प्यार मोहब्बत से तरीके नाल प्यार नाल बिल्कुल सिद्धता नाल के दिन समान। आप सिर्फ लोहड़ी पे या फिर बाकी के फेस्टिवल्स पे भी, त्योहारों पे भी जाते हैं? नहीं, अपन लोहड़ी पे आने लोहड़ी पे आते हैं। तो ये आपके साथ सपना चौधरी है। आप देखें कि इन लोगों ने रजौरी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के अंदर धूम मचा दिया। हर एक के घर में जा रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं, लोगों को साथ में नचा भी रहे हैं और खुद भी झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। नाम क्या है आपका? सपना चौधरी। सपना चौधरी, ऐसे एक्चुअल नाम क्या है, असली नाम क्या है? प्रीति जटा। किस जगह रहते हो पंजाब? पटियाला जिले में। पटियाला में। तो कितना मजा आता है जब आप ये यहाँ पे नाचते गाते हो? खुशी मिलती है। कितना पैसा बन जाता है आज के दिन? पैसा क्या करना हमने, हमारे पास पैसा बहुत है। अच्छा, प्यार देखते हैं, खुश करते हैं भैया, प्यार देखते हैं, पैसा बहुत है हमारे पास। पैसा बहुत है। आप सिर्फ त्योहारों को सेलिब्रेट कर रहे हैं? ठीक है। तो ये ड्रेसअप तो आपका बहुत बढ़िया है। तैयार किसने किया आपको? आपको तैयार किसने किया? मेकअप किसने किया? मेकअप मेरा गुरुजी ने किया। ठीक है। मजा आता है यहाँ पे रजौरी के लोगों के साथ? अच्छे लोग हैं यहाँ पे, बिल्कुल अच्छे लोग हैं। चलो एक और पगड़ा पा दो, नाल गिद्दा सुना दो कोई। ये बताया जा रहा था कि रजौरी के अंदर सेलिब्रेशन जो है लोहड़ी की वो किस तरह से की जा रही है। बैरून रियासत से लोकल लोग यहाँ पे बड़े ही बेहतरीन तरीके के साथ यहाँ पे लोहड़ी का एक फेस्टिवल मना रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, झूम रहे हैं और इस लोहड़ी को यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। जी मीडिया की तरफ से भी आप तमाम लोगों को लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं। सांबा जिले के विजयपुर शहर और गांव में घर घर आग जलाकर लोहड़ी दहन की गई और सतराम सिंह और गगनजीत कौर ने कहा कि हिंदू धर्म में लोहड़ी का त्यौहार बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। उन्होंने कहा कि शाम के वक्त में लोहड़ी दहन की जाती है और हम सब एक दूसरे के साथ खुशियां बांटते हैं। सांबा जिले के रामगढ़ में एमएलए देवेंद्र कुमार मानियाल ने कारकुनान के साथ लोहड़ी का त्यौहार मनाया और कारकुनान के बीच में रेवड़ी, गज्जक और मूंगफली वगैरह बांटे गए और एक दूसरे को मिठाइयां बांटकर मुबारकबाद दी गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मैं दीजिए इजाजत। देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख।